Hello everyone, welcome back to the wonderful world of financial management. Today we are going to start with one of the very crucial topic as far as exam is concerned and even practical life is concerned, that is working capital management. Yes, it is working capital management. Now for a student, working capital is nothing but a current asset minus current liability. बात खत्म. उनका जिंदगी फॉर्मूला से चालू हुआ, फॉर्मूला पे खत्म हो गया, बात खत्म. उससे ज्यादा उनको वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ मालूम नहीं है. बट यस स्टूडेंट्स, बिलीव मी, द वर्ल्ड ऑफ वर्किंग कैपिटल, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मच 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 अबव what you are thinking on your routine ground. So students, we are going to enjoy this journey of working capital to the max. Try to make the best use of it. Okay? And every example, every nook and corner of the chapter, we are going to cover it. But before we start with that, let us understand the concept of working capital. Now when I say concept of working capital, समझना, मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ क्या होगा. The funds, practically when I say funds, these funds are divided into two categories, long term and short term. Simple है ना? लॉन्ग टर्म फंड्स कहां से आता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन्स एंड रिजर्व. शॉर्ट टर्म फंड्स कहां से आता है? इट्स अ मोनोपोली मार्केट एंड आई वुड से मोनोपोली मार्केट इज बैंक. लॉन्ग टर्म फंड्स क्यों चाहिए? एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, रिप्लेसमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. शॉर्ट टर्म फंड्स क्यों चाहिए? फॉर ऑल द रूटीन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस. अर्थात ये हुआ कि when I talk about long term and short term, समझना, long term funds हिंदी बोले तो बिजनेस को बनाने के लिए चाहिए, बनाने के लिए चाहिए. तो ये शॉर्ट टर्म फंड्स क्यों चाहिए? बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, दौड़ाने के लिए चाहिए. मतलब अगर बिजनेस बनाना है then you need capital employed. बिजनेस बनाना है you need capital employed, but business अगर चलाना है you need working capital, and that is where the chapter enters the picture. Coming back to it, मालूम होना चाहिए आज के बाद कि अगर कंपनी बनाने के लिए चाहिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से आता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन एंड रिजर्व. बट व्हेन आई टॉक अबाउट वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कहां से आता है? इट्स अ मोनोपोली मार्केट एंड दैट इज बैंक. तो यस, when we start working capital, it is taken for granted. I repeat, this is taken for granted that long-term funds are already ready. The planning is done, the funds are managed. We are not concerned with the long term. मतलब ये डाउट आना ही नहीं चाहिए कि सब बिजनेस बनेगा या नहीं बनेगा, बन चुका है. मतलब द प्लानिंग इज डन. आज हम जो पैसा लाने जा रहे, सोर्सेज ऑफ फंड, वो कहीं ना कहीं हम वर्किंग कैपिटल रूटीन के लिए ला रहे हैं. समझे स्टूडेंट? तो वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट अ ब्लड ऑफ द बिजनेस. खून है, खून. जैसा हमारा बॉडी ब्लड के बिना नहीं चल सकता, ठीक है? ब्लड इज अ वर्किंग, इट कीप्स ऑन मूविंग, इट कैन नेवर बी स्टेगनेंट. सेम वे कोई भी बिजनेस का जो खून है, दैट इज वर्किंग कैपिटल. एंड वो खून बिजनेस में घूमता रहता है. घूमता रहता है मतलब क्या? यस, तो ऐसे घूमता रहता है मतलब क्या? सबसे पहले आपको बिजनेस के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए. बनाने की बात हो रही है, ये मत बोलना लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, पेड़ पौधे चाहिए. हाँ, जोक से बात, बट यस, कच्चा माल चाहिए. कच्चा माल से क्या बनता है? क्या बनता है? कच्चा पक्का माल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है? कच्चा पक्का माल से क्या बनता है? पक्का माल, जिसको बोलते हैं फिनिश गुड. ठीक है? पक्का माल हम किसको बेचते हैं? कस्टमर्स. कस्टमर मतलब कौन? डेटर. डेटर हमको क्या देगा? चॉकलेट. गलत. कैश. एंड वो कैश से क्या हम बिजनेस लेके बंद कर देंगे? नो. जैसे ही हम कैश लाते हैं, वी डोंट शट डाउन द बिजनेस. वो कैश से हम वापस रॉ मटेरियल लाते हैं. एंड ये साइकिल चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा. रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, डेटा, कैश, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, डेटा, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. कब तक? जब तक है जान. आई रिपीट, जब तक है जान. एंड कब तक है जान? जब तक है जान. इन इंग्लिश इट इज नथिंग बट गोइंग कंसर्न. मतलब क्या? चलता रहेगा. जब तक बिजनेस बंद नहीं होता, company always requires a working capital, and that is nothing but difference of your current asset minus current liability, that gives you working capital. ठीक है? एंड ये जो साइकिल है,
इस साइकिल को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल. आई रिपीट, ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल. अब इस साइकिल के लिए हमको पैसा चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, WIP रिक्वायरमेंट, फिनिश गुड, डेटर्स, इस कंपनी का लेट मी टेक एग्जाम्पल, 20 करोड़ रुपया ब्लॉक होता है. कितना? 20 करोड़. टू मेक अ टर्नओवर ऑफ 100 करोड़. आई रिपीट, टू मेक अ टर्नओवर ऑफ 100 करोड़, टर्नओवर मतलब सेल्स, 20 करोड़ करंट एसेट ब्लॉक होगा. लेकिन मेरा पैसा जो ब्लॉक होगा, मैं सामने में भी किसी का पैसा ब्लॉक करूंगा ना. किसका? करंट लायबिलिटी का ब्लॉक करूंगा. कितना? 5 करोड़. तो 15 करोड़ इज माई वर्किंग कैपिटल. आई रिपीट, 15 करोड़ इज माई वर्किंग. इतना तो पैसा चाहिए ही चाहिए. प्लस I need some safety margin. Let me take 20%. 20% is 3 crore. So my working capital is 18 crore. Working capital requirement, I'm sorry, it would say working capital requirement is 18 crore. Now what is 18 crore? Working capital 15 crore. मतलब ये तो bare minimum है. Plus कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग साइकिल के लिए 15 करोड़ चाहिए. पर अगर साइकिल पंचर हो गया तो साइकिल पंचर हो सकता है, हवा निकल गई तो इसका मतलब ये पैसा तो bare मिनिमम चाहिए. कल उठ के कहीं डेटर्स भाग गया, क्रेडिटर्स ने अपना रेट बढ़ा दिया, लेबर्स ने अपना रेट बढ़ा दिया, ओवरहेड कॉस्ट बढ़ गया, तो यार वो कंटिजेंसी कहीं पे भी आ सकती है. तो वी नीड टू बी रेडी विद दैट, एंड फॉर दैट वी नीड अ सेफ्टी मार्जिन, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर ऑन एन एवरेज 20%. जस्ट इज एड हॉक, लाइक प्रैक्टिकली मे बी 3%, 5%, 9%. से जितना ज्यादा सेफ्टी मार्जिन लेते हो, मतलब उतना आपका प्लानिंग इज सब्जेक्ट टू द क्वेश्चन. समझिएगा, इट्स अ क्वेश्चनेबल. अगर आप बोलते हो 50% मार्जिन रख रहा हूं, मतलब आपके प्लानिंग में गड़बड़ है. समझिए, 20% मैंने एग्जाम ओरिएंटेड लिया है तो 3 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए. मतलब मैं कम बैंक को क्या बोलूंगा, देख बैंक 15 करोड़ तो मुझे धंधा करने के लिए चाहिए, 3 करोड़ एक्स्ट्रा दे के रख, जरूरत पड़ा तो यूज करूंगा. मतलब माई वर्किंग कैपिटल 18 करोड़ एंड दिस 18 करोड़ इज रिक्वायर्ड टू डू अ टर्नओवर ऑफ व्हाट, 100 करोड़. मतलब इफ आई वांट टू अचीव अ टारगेट ऑफ 100 करोड़, मुझे मेरे बिजनेस में 18 करोड़ चाहिए. कितने साल के लिए है? कितने साल के लिए? नाउ डेयर नॉट यू से शॉर्ट टर्म, and short term is not less than 1 year. Is this short term? But working capital is a permanent source of finance. अर्थात ये 1 साल तक मिलेगा. फिर 1 साल बाद आप बैंक को रिक्वेस्ट करोगे कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मुझे पैसा रिन्यू करके दे. बैंक जैसे हम लाइब्रेरी बुक्स को रिन्यू कराते हैं ना, वैसे ये लोन को रिन्यू कराएंगे. वैसे 1 और साल के लिए पैसा मिलेगा, ऐसा 1 और साल के लिए मिलेगा. दिस मनी यू कैन यूज इन योर बिजनेस फॉर हाउ मच टाइम? Lifetime. मतलब you are going to use this money for the lifetime. इसका मतलब working capital, even though it is named short term, but this is a money which is available for a permanent source. जिंदगी भर आप यूज कर सकते हो. बट यस, व्हेन यू थिंक दैट आप इतने कैश रिच हो चुके हो कि आपको बैंक के पैसे का जरूरत नहीं है, तब वो पैसा आप बैंक को रीपे कर दो एंड यू कैन डू योर बिजनेस बाय योर ओन फंड्स. बट यस, नॉर्मली बैंक आपको देता है. बड़ी से बड़ी बैंक कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी बैंक पर डिपेंड करता है फॉर द वर्किंग कैपिटल. गॉट इट? एंड यस, यहां पे हमको अल्टीमेट ढूंढना क्या है? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी. तो इफ आई से हाउ टू कंप्यूट वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स, तो आई वुड से बहुत सिंपल है. करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी में करंट एसेट सबसे पहला आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बुद्धि लगाइए. दूसरा क्या आता है? स्टॉक ऑफ WIP. तीसरा आता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड. चौथा आपका फेवरेट डेटर्स. देन आफ्टर प्रीपेड, लाइक आई वुड से कैश एंड बैंक बैलेंस. आई वुड से प्रीपेड and outstanding expenses, and last but not the least creditors. इतनी चीजें आती है. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 कंपोनेंट है एंड सातों को ढूंढने के तरीके बहुत स्पेसिफिक है. हाउ टू कैलकुलेट, मैं आपको बेसिस सिखा रहा हूँ. रॉ मटेरियल याद कीजिए, कॉस्ट. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बेस्ड ऑन व्हाट? मटेरियल कंजम्पशन. बुद्धि चला? आप कितना कंज्यूम करते हो उसके ऊपर कच्चा माल का स्टॉक डिपेंड करता है. फिनिश गुड इज बेस्ड ऑन COP/COGS. क्यों? आगे जाके मालूम पड़ेगा. आगे जाके मालूम पड़ेगा. COP इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड इन फिनेंस प्रोडक्शन कॉस्ट इज मटेरियल प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. ये प्रोडक्शन कॉस्ट होता है. एडमिन ओवरहेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट.
Costing is based on costing concept. It is assumed that admin overhead is a part of production cost. But यहाँ पे admin overhead when it is given in totality per annum, ठीक है, it is never considered to be a part of production cost. But if it is given per unit admin overhead, then it may be considered as a part of production cost. वो exam oriented point है, बाद में सिखाऊंगा. But right now in finance, production cost is material, wages and factory overhead. Now when I say WIP भी COP पे ही होता है, but COP with हम लेते हैं completion stage. क्या लेते हैं? Completion stage. And completion stage material का 100% लेते हैं and wages and factory overhead का 50% लेते हैं. ऐसा क्यों? याद करिए कॉस्टिंग में, अपने प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है क्या कि भाई प्रोसेस में जो सामान होता है उसका वैल्यूएशन पूरा नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, तो कम बहुत क्वेश्चनेबल पॉइंट है, सब्जेक्टिव इश्यू हो जाता है. इसलिए इन फाइनेंस इट इज अज्यूम्ड कि जो WIP एंड फिनिश गुड में फर्क ये होगा, फिनिश गुड इज वैल्यूड एट 100 मतलब मटेरियल 100%, वेजेस 100%, फैक्ट्री 100%. ये तीनों चीज WIP में भी होती है, पर अगर मैं तीनों को 100% ले लूंगा तो तीनों का कंप्लीशन स्टेज का वैल्यूएशन सेम होगा. वेयरएज टेक्निकली यू अंडरस्टैंड WIP का वैल्यूएशन हमेशा फिनिश गुड से कम होता है. हाउ टू डिमार्केट कम होता है? तो बाय टेकिंग 100% फॉर मटेरियल एंड 50% फॉर वेजेस एंड ओवरहेड. दैट इज द अजम्पशन बेस्ड कॉन्सेप्ट. कॉस्ट डेटर्स आपका किस पे काउंट करते हो? अकाउंटिंग में डेटर्स क्रेडिट सेल्स पे होता है, यहाँ पे हम ढूंढेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे. किस पे ढूंढेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स. एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इज नथिंग बट मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. ये सब उसमें आ गया, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स सब आ गया. कैश एंड बैंक स्पेसिफिकली आपको दिया होगा, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पे जाओगे आप. प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पे जाओगे, दोनों स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पे चलता है. लाइक इफ आई स्पीक बी वेरी ऑनेस्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस पे ही होगा, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड पे होगा, प्रीपेड एडमिन ओवरहेड पे होगा. मतलब उस पर कोई अलग से तामझाम नहीं है, वो हमारा स्पेसिफिक पे चलता है. एंड क्रेडिटर्स हमेशा चलता है क्रेडिट परचेज पे, क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे. तो दिस आर द 7 बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग योर कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. ये याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको. इसके अंदर पूरा चैप्टर आ जाता है. यानी जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, अब डॉक्टर सर हम क्यों बना रहे स्टेटमेंट, मैंने अभी बताया कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डील्स विद रूटीन फंड्स जो हमको बिजनेस चलाने के लिए चाहिए. नंबर 2, कौन देता है? बैंक देता है. 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 एंड जब बैंक पैसा देता है तो हम क्या बैंक के पास जाके ऐसा बोलेंगे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, है पैसा दे दे बाबा? नो, यहाँ पे हम पैसा मांग रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं. एंड टेक्निकली वी हैव टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. एंड उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम क्या बनाएंगे? एक स्टेटमेंट बनाएंगे. उस स्टेटमेंट का नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. एंड उसमें ये सारे कंपोनेंट्स लिखेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैंक आपको पैसा देगा जो आपको बिजनेस में हेल्प करेगा चलाने के लिए. बुद्धि चला. एंड हाउ टू प्रिपेयर दैट स्टेटमेंट वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे. बट ये हमारा बेसिक फॉर्मेट हो गया कि ये सब हम ढूंढेंगे, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, डेटर्स, कैश बैंक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एंड क्रेडिटर्स. एंड ये सब ढूंढने के लिए बेसिस क्या है वो मैंने आपको लिखा दिया है. डन. इतना आराम से वर्कआउट लिखिए जा, ये पेज अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, हेल्प करेगा. एंड उसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. क्लियर एवरीवन? आई थिंक आई हैव ट्राइड टू कवर इन क्रक्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को 2-3 बार सुनोगे तो आपको हर चीज दिमाग में सेट हो जाएगा. एंड टारगेट इज नथिंग बट टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. पूरे चैप्टर में एक स्टेटमेंट बनेगा वर्किंग कैपिटल का जो बैंक को सबमिट करेगा. क्लियर? दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल. डन. आई वुड रिक्वेस्ट रिव्यू दिस रिकॉर्डिंग 2-3 टाइम्स. पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ लो. जितना थियरी स्ट्रांग हो जाएगा उतना आपको एग्जाम्पल करने का मजा आएगा. क्लियर? पूरा अच्छे से करो कि मैं क्या क्या बोला हूं ना, एक एक लाइन को अच्छे से सुनना और एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना कि मैं क्या क्या बोला. मैं बहुत प्रैक्टिकल लाइफ बोला हूं, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बोला हूं. एग्जाम ओरिएंटेड लास्ट पेज जो था वो एग्जाम ओरिएंटेड रेडी हो गया, कौन सा कंपोनेंट कैसे काउंट करेंगे. पर मैंने आपको प्रैक्टिकली गाइड किया है कि वर्किंग कैपिटल जीवन भर चलता है, बैंक देता है, क्यों चाहिए, ये सब गाइड किया है. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए. Cost share of the company provides the following data: raw material 50, direct labor 20, overhead 40. अब प्रैक्टिकली ये ओवरहेड के 3 पार्ट होते हैं, फैक्ट्री, एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो काहे तुम टेंशन कर रहे हो, काहे तुम टेंशन कर रहे हो?
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हाँ, जो नहीं दिया नहीं दिया है, जो दिया है, खत्म हो गया. एंड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 10. जरा बुद्धि लगाइएगा. I would love to clarify this point. When you do the working capital management, it is based on cash cost method. Cost method मतलब क्या? हम ना प्रॉफिट्स लेंगे ना सेल्स लेंगे. एंड कैश कॉस्ट का मतलब क्या? हम नॉन कैश भी नहीं लेंगे. मतलब वी हैव टू इग्नोर 3 कंपोनेंट्स इन द चैप्टर: प्रॉफिट्स, सेल्स एंड डेप्रिसिएशन. रीजन, आप पैसा लेने जा रहे हो. You have to take money to finance your cost, not to finance your profit and selling price. Neither you can ask a bank to finance कि बैंक मुझे पैसा दे डेप्रिसिएशन के लिए दे. क्या बैंक आपको डेप्रिसिएशन के पैसा देगा? बेवकूफ इंसान. हाँ, तो in that case be very clear, profit, sales and depreciation are always ignored as far as the chapter is concerned, because what we are working is a cash cost method. एंड कैश कॉस्ट में ना प्रॉफिट आएगा, ना सेल्स आएगा, ना डेप्रिसिएशन आएगा. कॉन्फिडेंट? आगे पढ़िए. तो ये हम 40 नहीं लेंगे, इस 40 के बजाय 30 लेंगे. तो टोटल कॉस्ट जो भी आएगा, प्रॉफिट नहीं लेंगे, सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे. भले दिया हुआ है, भले टारगेट दिया हुआ है, हम करेंगे, बेचेंगे उसको, पूरी जी जान लगा देंगे बेचने के लिए. पर जब हम पैसा लेने जाएंगे तो कंजर्वेटिव अप्रोच पे ना प्रॉफिट आएगा ना सेल्स आएगा. आगे, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टोर फॉर 1 मंथ. इससे हमको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगा. क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ, क्रेडिटर्स मिलेगा. डेटर्स आर 2 मंथ, हमको डेटर्स मिलेगा. टाइम लेग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस 10 दिन का है. टाइम लेग इन द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस 1 महीने का, मतलब 30 दिन का है. 25% सेल्स आर ऑन कैश, मतलब जब आप डेटर्स ढूंढेंगे, बी क्लियर, डेटर्स क्रेडिट सेल्स पे होता है, तो 25% तो कैश सेल्स है, तो हमारा डेटा 75% पे ही चलेगा. कैश बैलेंस एक्सपेक्टेड टू बी 1 लाख. फिनिश गुड रिमेन इन वेयरहाउस फॉर 2 मंथ, इसे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड मिलेगा. यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू फाइनेंस अ लेवल ऑफ एक्टिविटी 50,000 यूनिट्स पर एनम. टारगेट 50,000 का है. Assume that all business activities are carried out evenly throughout the year and 1 year is assumed to be 360 days. With this information, हमको इस कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल का पैसा अरेंज करना है. Got it? Clear everyone? आइए. Always start with the heading. स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. आप पूरा बनाइएगा. It starts with the current assets. ये आपका पार्ट ए आएगा. इसी फॉर्मेट को हम आगे बढ़ाएंगे. करंट लायबिलिटी आएगा. ये हम ढूंढेंगे पार्ट बी. ए माइनस बी वर्किंग कैपिटल आएगा. ध्यान देना, प्लस सेफ्टी मार्जिन या प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, जो आपको प्यार से बोलना है बोलिए. एंड उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगा. प्रैक्टिकली हमारा पूरा फॉर्मेट बनेगा. दैट इज करंट असेट, 8-10 लाइन छोड़ेंगे. करंट लायबिलिटी हम थोड़ा लाइन छोड़ेंगे. देयर आफ्टर ए माइनस बी वर्किंग कैपिटल आएगा, प्लस सेफ्टी मार्जिन करेंगे. फाइनेंसेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. उसके नीचे हम एक नोट बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे कॉस्ट स्ट्रक्चर. क्या नाम देंगे? एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्जाम्पल. कैसे? तो ध्यान रखिएगा, हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन द एग्जाम्पल? 50,000 पर एनम, जिससे हमारा मटेरियल मिलेगा एट द रेट 50, तो आपको देगा 25 लाख. वेजेस देगा एट द रेट 20, 10 लाख. याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओवरहेड्स 40 नहीं लेंगे हम. नो, वी हैव टू टेक एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन.
and that gives you 50 लाख। इस 50 लाख को हम टोटल कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट। अब यही मेरा COP, यही मेरा COGS, यही मेरा COS है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये फॉर्मेट पे हमारा सब कुछ काउंट हो करेंगे। मटेरियल 25 लाख, वेजेस 10 लाख एंड ओवरहेड 15 लाख। 25, 10, 15 टोटल 50 लाख। अब लेट अस वर्क आउट वन बाय वन द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ध्यान दीजिएगा आराम से। पहला, रॉ मटेरियल रिमेनिंग स्टोर फॉर 1 मंथ। इससे हमको क्या मिलेगा? स्टॉक मिलेगा। स्टॉक में ए रॉ मटेरियल मिलेगा। हमेशा लिख के रखिए ABC। एग्जाम में आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, पर तीनों लिख के रख दो। रॉ मटेरियल कितना? 1 मंथ है। किस पे ढूंढेंगे? मटेरियल। और हमने काउंट किया टोटल मटेरियल 25 लाख है। तो इन दैट केस in that case 25 lakh into 1/12 रॉ मटेरियल का वैल्यू आएगा 2,08,333। इतना हमको पैसा चाहिए रॉ मटेरियल के लिए। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। सप्लायर क्या सप्लाई करता है भाई? क्रेडिटर्स सप्लाई, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है ना। तो हम यहाँ ढूंढेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ही मटेरियल पे काउंट होगा 25 लाख। कितना भाई? वो भी 1/12 है, 208,333। डेटर्स 2 मंथ। डेटर्स काउंट करते हैं हम किसके ऊपर? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। अब ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यही मेरा COP है 50 लाख। तो लेट अस वर्क आउट डेटर्स 50 लाख पे। तो यहां मैं लिखूंगा ये 50 लाख 12 महीने का है ना, तो इनटू हाउ मेनी मंथ्स? 2/12। या ऐसा भी कर सकते हैं 50 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 2। बात वही होगा ना। ठीक है ना, डेसिमल में आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। वेजेस 10 डेज, तो हम आउटस्टैंडिंग वेजेस ढूंढेंगे। किस पे? वेजेस पे 10 लाख। जो रुपीस उसमें है उसी पे ढूंढेंगे। ठीक है ना। ओवरहेड्स आउटस्टैंडिंग 1 मंथ 15 लाख पे आएगा। 30 डेज है, 30 मतलब डिवाइड बाय 360, 1,25,000। ठीक है, 25% सेल्स आर ऑन कैश। इससे हमको क्या पता चलेगा कि आपने जो डिटेल्स ढूंढा है वो गलत ढूंढा है। क्यों भाई? हाँ, यहाँ पे आपने जो ढूंढा है टोटल भी ढूंढ लिया। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 75%। तो हम ऐसा लिखेंगे इसमें आपके नॉलेज के लिए सिर्फ 50 लाख इंटू डेटस कितना था? 2/12, बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75% से। $6,25,000 आएगा। यस, दैट इज 625। ठीक है ना। अगर ये 25% का पॉइंट नहीं होता तो हम ओरिजिनल पे काउंट कर लिए होते, है ना। तो इन दैट केस यस, कैश बैलेंस डायरेक्टली दिया हुआ है, नो वरीज, 1 लाख। फिनिश गुड रिमेनिंग वेयर हाउस फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ्स। फिनिश गुड भी आपका COP पे चलता है, बट यहाँ पे कॉस्ट पे कोई ब्रेकअप है नहीं हमारे पास। आगे जाके एग्जाम्पल आएगा तो 50 लाख इंटू 2/12। ठीक है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड एवरीथिंग इज डन, टेकन केयर। बात खत्म। आई एम सॉरी, इसका नाम चेंज कर देते हैं हम, ये फिनिश गुड कर देते हैं और WIP डैश कर देते हैं। WIP नहीं इसलिए डन। आई थिंक एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। अब सिर्फ करना क्या है? टोटल करना है। लेकिन मेक अ टोटल 208,333 प्लस 833,333 प्लस 6,25,000 प्लस 1 लाख 17,66,666 डन।
फिर नीचे 208,333 प्लस 2,778 plus 1,25,000. It comes to 361111. That comes to A minus B 1405,555. And कोई सेफ्टी मार्जिन है? नहीं है. नहीं है तो डैश, तो 1405,555. What is 14,05,555? This is my working capital requirement. यानी अगर मुझे सेल्स अचीव करना है मेरे टारगेट के हिसाब से, मुझे आज ही बैंक के पास जाके ये स्टेटमेंट देना है और बैंक को बोलूंगा इतना पैसा दे दे, मेरा 1 साल चलेगा, फिर मैं रिन्यू कराता जाऊंगा, ऐसा जिंदगी भर चलता रहेगा. क्लियर हुआ? वेरी स्टैंडर्ड पैटर्न हमेशा स्टेटमेंट बनाओ. एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू प्रिपेयर दिस कॉस्ट स्ट्रक्चर नोट. ये कॉस्ट स्ट्रक्चर इस चैप्टर की जान है. ये राइट है तो सब राइट है. एंड इन दिस एग्जांपल यही मेरा सीओपी है, यही मेरा सीओजीएस है और यही मेरा सीओएस है, बिकॉज कॉस्ट का ब्रेकअप हमको नहीं दिया है, ओवरहेड्स का ब्रेकअप. इसलिए हमारे लिए सीओपी, सीओजीएस, सीओएस सब इस क्वेश्चन में सेम है. आगे जाके एग्जांपल आएंगे चाहे दिस विल चेंज. एंड ये यूनिट हमेशा पर एनम वाला लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? कॉपी कीजिए. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. पढ़िए. फॉलोइंग एनी फिगर रिलेटेड टू XYZ लिमिटेड. सेल्स दिया 36 लाख एट 2 मंथ, मतलब क्या इससे आपको डेटर्स मिलेगा? समझेगा? मटेरियल कंज्यूम्ड सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ, इससे क्या आएगा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. देखो सब रेडी होता जा रहा है. वेजेस पेड मंथली इन एरियस, इससे क्या मिलेगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस. मैन्युफैक्चरिंग आउट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये पूरा आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है. 80,000 इज ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग. इसका मतलब ये जो है वो 1 मंथ है. कैसे मालूम? ब्रैकेट देखो, कैश एक्सपेंस है पेड 1 मंथ इन एरियस, यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1 मंथ एरियस में, और ये जो दिया वो एरियस का फिगर है. मतलब प्रैक्टिकली ये 80,000 80 नहीं है, वो महीने का 80 है, तो पूरे साल का 9,60,000 हो गया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर. ये आपको आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे दिया है. कॉन्फिडेंट? टोटल एडमिन एक्सपेंस पेड एज अबव. व्हाट इज पेड एज अबव? ऊपर मतलब 1 महीना आउटस्टैंडिंग की तरह. टोटल दिया है 240. टोटल सेल्स एक्सपेंस पेड एज पेड क्वार्टर इन एडवांस. एडवांस मतलब प्रीपेड. ये आउटस्टैंडिंग है, ये प्रीपेड है. कंपनी सेल्स इस प्रोडक्ट एट 25% जीपी काउंटिंग डेप्री इज अ पार्ट ऑफ सीओपी. वो लोग डेप्री को सीओपी में काउंट करते हैं, बट हम नहीं करेंगे बिकॉज हम कैश कॉस्ट पे जा रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर करते हैं. इट कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ ईच रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड. 1 महीने का स्टॉक रखता है रॉ मटेरियल फिनिश गुड का. एंड कैश बैलेंस 1 लाख. Assuming 20% safety margin, work out working capital requirement on cash cost basis. Ignore WIP. WIP इग्नोर करना है. आइए. Statement showing computation of working capital requirement. Particulars amount rupees. यहाँ करंट एसेट आएगा, ये हमारा पार्ट ए है. करंट लायबिलिटी आएगा. ए माइनस बी वर्किंग कैपिटल आएगा, प्लस सेफ्टी मार्जिन बोलो या प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी. फाइनल आंसर इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. उसके बाद हमारा बनता है नोट नंबर 1 विच इज प्रैक्टिकली कॉस्ट स्ट्रक्चर. फॉर्मेटिंग तो जैसे हम कर ही रहे वैसे ही है. करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, पार्ट ए माइनस बी, वर्किंग कैपिटल, सेफ्टी मार्जिन, आंसर गिवन. बट इस बार का बेस्ट पार्ट इज कॉस्ट स्ट्रक्चर. समझिएगा, बहुत स्मार्ट पॉइंट है. चेक कीजिए मटेरियल कितना है, 9 लाख. वेजेस कितना है, 7,20,000.
फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 80,000 जो है 1 महीने का है, तो 12 महीने का कितना? 9,60,000। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलो या फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, इट्स वन एंड द सेम. ये जो टोटल आएगा फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस विल बी COP. Plus admin overhead. For the first time breakup is given. Selling and distribution overhead. For the first time breakup is given. I repeat, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग का सबका ब्रेकअप अवेलेबल है हमारे पास, तो हम ब्रेकअप खेलेगा. 29,40,000. and for the first time COP and COS are different. COP and COS are different. क्लियर हुआ? अदरवाइज बिफोर दिस हमने जो एग्जाम्पल किया वहाँ मटेरियल वेजेस, आई एम सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन, सेलिंग कुछ था नहीं, सब कुछ COP COS सब सेम था. इधर अलग है तो अलग अलग तरीके से काउंट करेगा. कॉन्फिडेंट? आइए अब स्टार्टिंग से देखते हैं. सेल्स एट 2 month क्रेडिट, इससे क्या मिलेगा? डेटर्स. एंड डेटर्स माइंड वेल is calculated on a final cost 29,40,000. So if I calculate debtors, the final cost is 2940, so I can work out easily debtors into how many months? 2/12. 4,90,000. क्लियर हो गया? डायरेक्ट है ना, सेल्स पे काउंट नहीं करेंगे. मटेरियल सप्लाई एक्सटेंड 2 month क्रेडिट, क्या मिलेगा? क्रेडिटर्स. मटेरियल भी आएगा 9 लाख इंटू 150, डायरेक्ट ही है. तो फिर वेजेस आउटस्टैंडिंग 720, देखो ना, वेजेस पे काउंट करेंगे ना, 60,000. फैक्ट्री ओवरहेड आउटस्टैंडिंग दिया ही हुआ है, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल दो, 80,000 दिया है, अंधेरा नहीं है, दिया है. काउंट करने का जरूरत नहीं. फिर भी आप बोलो काउंट करना तो कर सकते हो. बात वही रहेगा. 916 1/12. टोटल एडमिन एक्सपेंस मतलब आउटस्टैंडिंग एडमिन ओवरहेड पेड एज अबाउ मतलब क्या? 240 into 1/12, 20,000. एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रीपेड आपका बॉस, तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रीपेड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांस है ना, 1/20 into 3/12 which is 30,000. सिंपल, स्टैंडर्ड है, कोई इसमें तामझाम नहीं है, कोई एक का दूसरा थॉट नहीं है. पैराग्राफ. कंपनी सेल्स इस प्रोडक्ट और GP आएगा नहीं, डेप्री आएगा नहीं. इट किस 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आएगा ना, स्टॉक तो आएगा. कच्चा माल, पक्का माल, कच्चा पक्का माल. कच्चा माल किस पे आएगा? कच्चा माल पे आएगा. हाउ मेनी मंथ्स? 1 month है ना, 75,000. एंड फिनिश गुड आएगा आपका COP पे. देखो COP 2580 है, 2949, 2940 COS है, 2580. यस, $2,15,000 WIP इग्नोर है. और कुछ बोला है? कैश 1,00,000. सेफ्टी मार्जिन 20% दिया है, अंधेरा नहीं है. कैन आई कैलकुलेट? यस, 3,10,000. This is 9,10,000. 910 minus 310 is 6 lakh. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम 1/20 एक्स्ट्रा मांग रहे बैंक से, तो भाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 7,20,000. इतना पैसा दे दे बैंक, कसम से बोल रहा हूं, धंधा मस्त करके दूंगा. एंड दैट्स व्हाट द कमिटमेंट फ्रॉम द कंपनी, कि इतना पैसा चाहिए ही चाहिए. क्लियर हुआ? डन.
द बेस्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल वॉज कि कहीं ना कहीं इस बार COP COS अलग अलग हमको दिया हुआ है, तो हमने अलग अलग काउंट करके बता दिया. कॉन्फिडेंट एंड डोंट फॉरगेट दिस पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? अब एक डाउट आ सकता है, सर उन्होंने जो बोला है डेप्री 25% काउंटिंग डेप्री पार्ट ऑफ COP, उसका क्या करना है? उनके हिसाब से तो COP में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है ये? हाँ नहीं. रीजन, मटेरियल वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड. डेप्रिसिएशन मटेरियल में इंक्लूड होता है? नो. वेजेस में इंक्लूड होता है? नो. फैक्ट्री ओवरहेड में होता है? यस. पर ये जो आपने काउंट किया 960 फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में दिया हुआ है. क्या किस पे दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में. बिकॉज 80,000 भी आउटस्टैंडिंग ही था ना ये, तो 80,000 आउटस्टैंडिंग था. डेप्री कि कुछ भी करो आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता है, यानी इसके अंदर हम लोग श्योर है कि डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए 960 में भी नहीं है, इसलिए हमारा COP में इंक्लूडेड नहीं है. बट फिर भी अगर हम चैलेंज करने जाए उनकी लाइन तो क्या है? तो देखो 36 लाख में 25% माइनस कर दीजिए, 27 लाख आएगा. 36 लाख का सेल्स है. 36 लाख में से फॉर एग्जाम्पल लिख के बताऊं तो आपको, सेल्स 36 लाख है ना, माइनस GP 25% माइनस कीजिए, 9 लाख आएगा ना. तो सेल्स माइनस GP COP आ गया 27 लाख. सर ये तो COGS होता है, बात तो वही है ना. अब दिस 27 लाख इज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. बुद्धि लगाइए. और हमारा COP कितना है? 25,80,000. देखो 25,80 से 27 लाख, 25,80 27 लाख, यानी 1,20,000 जो एक्स्ट्रा है वो 1,20,000 क्या है? डेप्रिसिएशन है. एंड वो 1,20,000 को हम करेंगे क्या? इग्नोर करेंगे. क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे. ये डेप्रिसिएशन का फिगर इग्नोर करना है. ये सिर्फ एक्स्ट्रा वर्किंग होता है, एग्जाम में नहीं लिखेंगे चलेगा नहीं, दौड़ेगा. पर आपको डाउट आ सकता था कि सर क्या है, तो मैंने सिर्फ आपको लिख के कैलकुलेट करके कॉन्फिडेंस बता दिया कि वो जो डेप्रिसिएशन है वो हमने ऑलरेडी नहीं लिया है, एंड अगर काउंट करते तो भी इग्नोर कर देते हैं. कॉन्फिडेंट? हाँ देखो हमारा 2580 है COP, उनका कितना है? 27 लाख. कॉन्फिडेंट? अब डाउट, एक और डाउट क्लियर कर रहा हूं. COP COGS डिफरेंस क्या है? COP इज प्रोडक्शन, COGS इज गुड सोल्ड. Production and goods sold, costing पड़ा है. The difference is adjustment of opening stock and closing stock. And in such examples, when you're dealing with an old company, opening stock, closing stock are assumed to be same. इसीलिए हमारा COP and COGS will always be same, unless otherwise specified. कब आएगा बताऊंगा आगे जाके, पर अभी पुरानी कंपनी का एग्जाम्पल है तो COP COGS are assumed to be same. Confident? कीजिए कॉपी. हो गया? इन योर होमवर्क आप करेंगे क्वेश्चन 14. क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14.